नमस्कार, मैं सिग्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस व्यस्टी में। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते ही हो कि ये जो चैनल है प्यारा सा सिग्मा क्लासेस व्यस्टी, इस पे क्लास 11th और 12th का मैथ और फिजिक्स दोनों क्लासें आपको संचालित की जाती हैं। और आज के क्लास में हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम होगा घर्षण, फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन में हम लोग कौन कौन सा हेडिंग आज कवर करने वाले हैं इसके बारे में भी आपको पहले ही पता चल जाएगा, और उसके बाद वीडियो में बताया जाएगा कि वो हेडिंग कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे उसका डिफिनीशन निकाला जाता है। ठीक है, तो आप आज देख रहे हो कि आज का जो घर्षण हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसका ये पार्ट 1 है भाई। पहला पार्ट शुरू किया जा रहा है और घर्षण का मात्र 3 पार्ट में ही आपका पूरा आंकिक प्रश्न समेत ये क्या होगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और घर्षण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, घर्षण के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्थैतिक घर्षण क्या होता है, गतिक घर्षण क्या होता है, सीमांत घर्षण क्या होता है और घर्षण कोण। यानी इतने हेडिंग को हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो क्लास होगा इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। और तीसरी क्लास में जाते जाते नहीं, तीसरा पार्ट जब इसका देखोगे आप तो ये क्या होगा, पूर्णतः समाप्त हो चुका रहेगा घर्षण। ठीक है, तो चलो हम आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पर डे क्लास 11th और 12th से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते रहते हैं। चलिए तो हम अपने पहले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। चले देखो, यहाँ पे ये पहले से ही इसका डिफिनीशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, आप देख के लिख सकते हो। तो देखो हम बात करेंगे, पहले हेडिंग की बात करेंगे कि घर्षण किसे कहते हो। तो घर्षण की बात करेंगे तो घर्षण जब शब्द आया तो घर्षण शब्द सुन के ही पता चलता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु के सतह पे दूसरे वस्तु के सतह को रख के खींचेंगे तभी घर्षण होगा। यानी इससे ये जाहिर होता है कि दो वस्तुओं के सतहों के मध्य लगने वाले विरोधी बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यानी एक वस्तु ये हो गई और एक वस्तु ये हो गई, ऐसे गई और यहां पर रख दिए और इसको ऐसे हम आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, बिल्कुल जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा भाई? इसलिए नहीं जा रहा है कि इन दोनों सतहों के मध्य क्या हो गया, एक विरोधी बल कार्य करने लगा और उस विरोधी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और किसी भी दो सतह के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है वो सिर्फ निम्न दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला ये होता है सतह की अनियमितता। और अनियमितता किसको कहते हैं भाई? खुरदुरापन। जिस सतह में ज्यादा खुरदुरापन होगा उसमें घर्षण बल का मान भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। और दूसरा नंबर होता है आणविक बलों के कारण। यानी कि जब एक वस्तु के सतह पे दूसरे वस्तु के सतह को रखते हो तो उनके मध्य क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल लगने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। और विरोधी बल को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण बल कहते हैं। आप डिफिनीशन यहां से नोट कर सकते हो, या हम जो बोले हैं उसको नोट कर लोगे, काम बन जाएगा। लेकिन अब यहां पे बात करेंगे घर्षण की, तो घर्षण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सतह ले लें। क्लियर? और इस सतह के ऊपर हम यहाँ पे पार्टिकल को रख सकते हैं। एक सतह ले लिए हम और इस सतह के ऊपर क्या किए, एक पार्टिकल ले लिए, कोई एक दूसरा हम वस्तु ले लिए। ठीक है, और रख के इस पे बाह्य बल लगा के जब इसको खींचते हो, बाह्य बल F लगा के जब इसको खींचते हो तो इन दोनों तलों के मध्य एक विरोधी बल कार्य करता है। यानी कुछ बल लगाते हो तो देखते हो आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, अपने बल का मान बढ़ाते हो तब जाके धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ करता है। इसका मतलब प्रारंभिक बल पे ये आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब उसमें विरोधी बल कार्य किया। और विरोधी बल की दिशा किधर होती है, ये होती है दोनों तलों के मध्य विपरीत दिशा में। किधर विपरीत? जो वस्तु की गति की दिशा होती है उसके विपरीत। तो वस्तु आगे की तरफ, बाह्य बल आगे की तरफ लगाए हो तो वस्तु क्या होगी, आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी तो घर्षण क्या होगा, इन दोनों तलों के मध्य विपरीत दिशा में। ये आपका क्या होता है, घर्षण बल होता है। क्लियर? अब देखो आगे की तरफ पिंड गति कर रही है तो घर्षण बल दोनों के मध्य विपरीत दिशा में कार्य करता है। बात समझ में आई? चले, अगर घर्षण के बारे में इतना कुछ समझ में आ रहा है तो आगे हम फिर से बढ़ेंगे और अगले घर्षण की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको? एक बार और रिपीट कर देते हैं कि एक सतह है, उस सतह पे हम एक पार्टिकल को रख दिए हैं। अब उस पार्टिकल को रख के जब खींचते हो बाह्य बल लगा के तो ये क्या होता है, वस्तु धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, बल का मान बढ़ाए तो। यानी पहले नहीं बढ़ रही थी, इसका मतलब क्या था, जब पहले नहीं बढ़ रही थी यानी जितना बल आप लगा रहे हो
उतना लगभग इसका घर्षण बल है, इसीलिए वो क्या आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है। उस घर्षण बल से ज्यादा आप बल लगाओगे तो वस्तु धीरे धीरे क्या होती है, आगे बढ़ती है। और हमने बताया खुरदुरापन, सतह की अनियमितता यानी खुरदुरापन ज्यादा होगा अगर कोई आप वस्तु इस तरीके का ले लो जिसमें क्या है, खुरदुरापन ज्यादा है। बात समझ में आई? और इस वस्तु को हम क्या किए, इस वस्तु के ऊपर रख रहे हैं। देखो दो सतह हम यहां पे ले लिए, हम दोनों सतहों की बात कर रहे हैं। देख लो यहां पे आप दो सतह ले लिए, देखो इसमें कितना खुरदुरापन है, ज्यादा खुरदुरापन है। दोनों को जब रखोगे तो इसके जो ग्रिप हैं, इसके ग्रिप में क्या होंगे, फंस जाएंगे, और तब खींचोगे तो क्या होगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, किसी एक पिंड को। इसको अगर खींचना चाहते हो आगे दोनों को रख के तो उसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी खुरदुरा इसमें ज्यादा है तो घर्षण बल का मान भी क्या होगा, ज्यादा। तो आप इतना याद रखोगे, अगर हम घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल क्या होता है, दोनों सतहों के मध्य किस दिशा में कार्य करता है भाई, जिस दिशा में वस्तु चलने का प्रयास करती है या चलती है उसके विपरीत दिशा में। अगर वस्तु आगे चलने का, इधर चलने का प्रयास कर रही है या चल रही है तो घर्षण बल हमारा क्या होगा, इस सतह के मध्य इधर की तरफ कार्य करेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर नॉर्मली यहां पे कोई वस्तु यहां पे रख दी गई है तो इसका जो ये जो तल है इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। और नीचे की तरफ क्या होता है, इस पिंड का भार यानी mg कार्य करता है। इतना तो आप सब जानते भी हो, पहले वाली क्लास में बताया भी गया। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे कि आपका क्या होगा, स्थैतिक घर्षण क्या होता है। चलो यहां तक आप कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, डिफिनीशन वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, चले देखो अब बात करेंगे यहां पे हम लोग स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण तथा गतिक घर्षण की बात करेंगे। स्थैतिक घर्षण क्या होता है भाई, स्थैतिक घर्षण से ही क्लियर हो गया कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती है, यानी दो वस्तु हमारे पास तो है, एक वस्तु नीचे वाली ये वस्तु हो गई, एक दूसरी वस्तु इस पे लाके रख दी है, लेकिन गति नहीं, इस पे ऊपर वाली वस्तु या नीचे वाली वस्तु किसी पे भी कोई बाह्य बल नहीं लगा है, बिल्कुल ला के इसको यहां रख दिया गया है। दोनों वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उनके मध्य, दोनों सतहों के मध्य जो घर्षण काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थैतिक घर्षण कहते हैं। अस्थैतिक घर्षण, जैसे में आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक सतह हो गया और इस सतह पे हम क्या किए, एक दूसरे वस्तु को लाके रख दिए। ये बिल्कुल गति नहीं कर रहा, इस पे कोई बाह्य बल नहीं है, तो इसमें जो घर्षण काम करेगा वो अस्थैतिक घर्षण काम करेगा। ये इसका भार नीचे की तरफ होगा और इसका विलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि दोनों वस्तु अगर विरामावस्था में है और दोनों वस्तुओं के मध्य घर्षण जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब बात करेंगे हम गतिक घर्षण की। गतिक घर्षण का मतलब क्या हुआ कि गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण। हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक नीचे की तरफ रख दी गई है जो विरामावस्था में है और एक ऊपर से दूसरी वस्तु को लाके रख दिए, और दोनों के तल क्या एक दूसरे के संपर्क में आए और ऊपर वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बाह्य बल लगा के खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। तो एक वस्तु जब गति करेगी दूसरे वस्तु के तल पे तो उस दौरान उन दोनों के मध्य जो घर्षण कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। जैसे में आप ऐसे ही एक और ग्राफ बना लो, देख लो यहां पे हम एक दूसरी वस्तु रख दिए, बात समझ में आ रही है। जब दूसरी वस्तु रख के आप क्या करते हो, यहां पे कोई बाह्य बल लगा के इसको खींचते हो आगे की तरफ, तो ये क्या होगा, जब बाह्य बल लगा के आगे की तरफ खींचोगे तो यहां पे क्या होगी, वस्तु धीरे धीरे क्या होगी, यानी कि इसके घर्षण से ज्यादा बल लगाओगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आपको पता है कि इसके मध्य जो घर्षण काम करेगा, अब यहां पे सिर्फ घर्षण नहीं कह के इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये गतिक घर्षण। क्या कहोगे, गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल को किससे इंडिकेट करते हैं, एफ के से, कि मतलब काइनेटिक, गतिक। तो यहां पे एफ के से इंडिकेट करते हैं गतिक घर्षण बल को। तो आपको एक बार और बता दें कि जब एक वस्तु के सतह पे दूसरी वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो उन दोनों सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसी को गतिक घर्षण कहते हैं। और गतिक घर्षण क्या होता है, जो वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्लियर, बात समझ में आई इतने से कि गतिक घर्षण का ये आपका ये ग्राफ बन गया। उसके बाद से हम इसमें बात करेंगे सीमांत घर्षण। किसकी बात करेंगे, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण आप किसको कहोगे, ध्यान से देखना। सीमांत घर्षण के लिए हम एक यहां पे तल ले लिए
और इस तल पे एक क्या किए, दूसरे वस्तु को रख दिए। जैसे ही इस पे रखते हैं और इस पे बाह्य बल लगा के हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जब आप बाह्य बल लगा के खींचते हो तो धीरे धीरे अपने बल के मान को बढ़ाते हो। मान लो उस पे रख के, माने हमने यहाँ पे स्टाइलस को रख दिया और यहाँ पे बल लगा के खींच रहा है। जब इसको हम खींच रहे हैं तो ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, और अपने बल के मान को बढ़ाए अभी भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका घर्षण बल का मान क्या है, ज्यादा है, और वो बढ़ाते गए और अंत में हमारा एक समय ऐसा आता है बल का कि जब अब लगता है कि थोड़ा सा भी बल का मान बढ़ाएंगे तो ये वस्तु क्या होगी, आगे की तरफ गति करने लगेगी। तो हम क्या कहेंगे, उस अधिकतम घर्षण बल को ही, जिसके बाद वस्तु आगे बढ़ने लगेगी, उस अधिकतम घर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। और सीमांत घर्षण की अवस्था में वस्तु गति नहीं करती है, वस्तु विरामावस्था में रहती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बल लगा दिए तो गति करने लगेगी। तो यहां पे देखना, घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिसके बाद पिंड क्या हो, सतह पर फिसलने ही वाली हो, इस घर्षण को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आई कि अगर बाह्य बल इधर लगाए हो तो यहां के तरफ इसके बीच तलों के मध्य यानी इधर की तरफ क्या होगा, सीमांत घर्षण काम करेगा। और सीमांत घर्षण बल को किससे इंडिकेट करोगे, एफ से। किससे इंडिकेट करोगे, एफ से। बात समझ में आई। चले अब यहां पे हम सीमांत घर्षण की तो बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे एक चीज आप ये याद रखना कि जो क्या होता है, इसका घर्षण गुणांक होता है। अगर गतिक घर्षण गुणांक है तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, गतिक घर्षण गुणांक को इंडिकेट करते हैं म्यू के से। तो घर्षण गुणांक जो होता है वो उसको इंडिकेट करते हैं किससे, म्यू से। और गतिक घर्षण होता तो क्या लिखते, म्यू के लिखते। अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक है तो इसको क्या लिखोगे, म्यू एस लिखोगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? चलो भाई, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे की तरफ भी बढ़ेंगे और इसका और भी डिफिनेशन आप यहां से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के लिख सकते हो। तो ये देखो, आपका स्थैतिक घर्षण था, गतिक घर्षण था, ये सीमांत घर्षण था। अब इसमें हम लोग गतिक घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है भाई, देखो गतिक घर्षण गुणांक की बात करें, यानी कि जो घर्षण गुणांक होता है, अगर ये गतिक घर्षण गुणांक है तो गतिक घर्षण गुणांक में क्या होगा, आप देखोगे इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, आर ऊपर की तरफ, और इसका बाहर क्या होगा, नीचे की तरफ। अगर आप ये सब जानते हो तो आपको बहुत आसानी से ये क्या होगा, ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीछे वाला चैप्टर पढ़े होगे। तो अब देखो हम बात करेंगे कि गतिक घर्षण गुणांक क्या होता है। तो गतिक घर्षण गुणांक जो होता है भाई, वो गतिक घर्षण गुणांक की बात कर रहे हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो कि गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक जिसको म्यू के से इंडिकेट करते हैं, वो कितना होता है, ये घर्षण बल, गतिक घर्षण बल यानी एफ के और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात के बराबर होता है। गतिक घर्षण गुणांक जो होता है गतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम सीमांत घर्षण गुणांक की बात करें तो यहां पे क्या होगा, इसका भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा और इसके भी भार नीचे की तरफ होंगे। तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे क्या, सीमांत घर्षण गुणांक यानी म्यू एस का जो मान होता है ये होता है एफ एस अपान क्या, आर। बात समझ में आई, यानी म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपान आर। एफ एस क्या है, सीमांत घर्षण बल है, और म्यू एस क्या है, म्यू एस है आपका सीमांत घर्षण गुणांक है। बात समझ में आई। और सीमांत घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये भी बल है और अभिलंब प्रतिक्रिया भी बल है, यानी न्यूटन बटा न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैसे, यानी कि घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि होती है। चले यहां तक कोई दिक्कत है? चले भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर, चलो अब यहां पे हम बात करेंगे घर्षण कोण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप देखोगे घर्षण कोण अगर समझ में आए तो यहां पे बहुत सारा आपको आंकिक प्रश्न यहां से जो सूत्र मिलेगा इससे बन जाएगा, ठीक है। तो घर्षण कोण किसको कहते हैं, देखो घर्षण कोण कभी भी देखा जाएगा तो सीमांत घर्षण की अवस्था में। सीमांत घर्षण मतलब अगर हम कहीं भी किसी पार्टिकल को रखे हैं और वो गति न कर रही हो, उसकी अवस्था की बात करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, सीमांत घर्षण, ठीक है। अब देखो घर्षण कोण किसको कहते हो भाई, घर्षण कोण की बात कर रहे हैं, किसको कहोगे, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। हमने क्या बताया एक बार सुन लो,
सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। क्लियर? आप थोड़ा ध्यान से इधर देख लो। हम एक तल ले लिए, क्लियर, और इस तल पे हम क्या कर रहे हैं, एक पिंड को रख देते हैं। इस तल पे एक पिंड को क्या किए, रख दिए। जब इस तल पे एक पिंड को रख देंगे तो आपको बताया गया है कि नीचे की तरफ क्या काम करेगा, इसका भार काम करेगा। अविलंब प्रतिक्रिया बल किधर कार्य करेगी भाई, ऊपर की तरफ। और इधर अगर कोई बाह्य बल, हम यहां पे बाह्य बल को पी ले लेते हैं, बाह्य बल लगा के उसको खींच रहा हो और ये पिंड क्या है, सीमांत घर्षण की अवस्था में, यानी कि पूर्णतः बाह्य बल लगा दिए हो, लेकिन अब क्या थोड़ा सा भी अधिक बाह्य बल लगाते ये पिंड खिसकने लगती। ठीक है, तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में है तो सीमांत घर्षण बल इधर कार्य करेगा इस दिशा में, जिसको आप इंडिकेट कर सकते हो एफएस से। क्लियर? तो ये सीमांत घर्षण है। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये कहा जाता है कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी होता है, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी, इन दोनों का ये परिणामी है। परिणामी मान लेते हैं कि इसका परिणामी क्या है, Q है। क्लियर? तो इन दोनों के परिणामी यानी कि Q और R के बीच जो कोण बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। और घर्षण कोण को यहां पे किससे इंडिकेट किया गया, थीटा से। किससे? थीटा से। आप ध्यान से देख लेना, इसी को घर्षण कोण कहते हैं और घर्षण कोण को किससे इंडिकेट किया गया, थीटा से। अब इसका कोई नाम दे दो भाई अपने सुविधा के अनुसार। हम मान लेते हैं ये आपका O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, और यहां का जो पॉइंट है ये क्या है, B। तो इधर देख रहे हो ये क्या है, इस पे लंब है, समकोण त्रिभुज बन रहा है इधर, और बीच का कोण क्या माने हो, थीटा। यानी आप कह सकते हो कि हमारा घर्षण कोण क्या माना गया है, यहां पे लिख सकते हो माना घर्षण कोण क्या है, थीटा है। घर्षण कोण क्या मान लिए भाई, थीटा मान लिए। जब घर्षण कोण थीटा मान लिए तो आप एक अवस्था यहां ध्यान से जरूर देख लेना कि यहां पे क्या है, ये है एफएस है और ये आपका क्या है, थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जो समकोण त्रिभुज आपको मिला है उसमें एक बार क्या ले लो, कॉस थीटा ले लो, और दूसरी बार क्या ले लो भाई, एक बार कॉस थीटा, एक बार क्या ले लें, साइन थीटा। जब कॉस थीटा की बात करते हो ध्यान से देखो, जब कॉस थीटा इसमें लगाओगे तो क्या होगा, ये आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आधार क्या हमारे पास OA है, तो यहां पे OA बटा कर्ण, कर्ण क्या है भाई, OB है। बात समझ में आया? तो अब आप कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, OA का मान क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है, OB का मान क्या है, परिणामी बल क्या है, Q है। अब Q को इधर भेजोगे तो R इज इक्वल टू मिलेगा Q cos थीटा। ये हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बना ले, फर्स्ट। क्लियर? और पुनः उसी में साइन थीटा ले लो, क्या ले लो, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका, AB है, और कर्ण क्या है भाई, OB। चलें अब देखो AB अगर इसको डॉट डॉट से मिला दो तो इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, एफएस काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एफएस। एफएस मींस AB के डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, एफएस काम कर रहा है। तो आप AB के स्थान पे क्या नोट कर सकते हो, एफएस नोट कर सकते हो, और बटे में OB। OB का वैल्यू क्या है, Q। Q को फिर इधर भेज दो तो ये मिलेगा एफएस इज इक्वल टू Q साइन थीटा। और आपको कई बार बता दिया गया कि यहां पे एफएस इज इक्वल टू ये होता है म्यूएस इंटू आर, म्यूएस इंटू आर। तो एफएस के स्थान पे क्या नोट कर लोगे, म्यूएस इंटू आर, जहां पे ये क्या है आपका घर्षण गुणांक है, सीमांत घर्षण गुणांक है, और आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। तो म्यूएस इंटू आर इज इक्वल टू ये क्या दे देगा, क्यू साइन थीटा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं।
ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब हम यहां से करेंगे क्या, थोड़ा सा और इसमें देख लो, ये आपका कंप्लीट बन जाएगा। अब आप करोगे यहां पे समीकरण, भाग कर दो भाई, समीकरण सेकेंड बाई फर्स्ट से। क्लियर? जब सेकेंड क्या है आपका भाई, ये कर म्यूएस इंटू आर, और यहां पे क्या है आपका, देख रहे हो आर इज इक्वल टू म्यूएस इंटू आर का वैल्यू कितना है, क्यू साइन थीटा अपान इसका वैल्यू है क्यू कॉस थीटा। आर से आर कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा, हमारे पास यहां बच गया म्यूएस इज इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन। ध्यान से देख लो, साइन बाई कॉस होता है टेन। तो यहां पे आपको क्या मिल गया, म्यूएस क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक है। तो ये इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि जो सीमांत घर्षण गुणांक होता है वो घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। स्पर्शज्या का मतलब क्या होता है, टेंजेंट जिसको कहते हो इंग्लिश में टेंजेंट, और टेंजेंट को आप लिख सकते हो टेन थीटा। जो भी कोण बन रहा हो उसके साथ हम टेन ले लेते हैं, उसी को कहते हैं क्या, टेंजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। तो आप यहां कह सकते हो कि जो घर्षण कोण है और उसमें इसके साथ रिलेशन देखें सीमांत घर्षण गुणांक के साथ, तो आप कह सकते हो कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होती है, या सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होती है। बात समझ में आई? देखो, घर्षण कोण अगर समझ में आ जाए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, विराम कोण। तो विराम कोण घर्षण कोण मिला के उसके बाद से आपका क्या होता है, कंप्लीटली एक जबरदस्त वाला कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, आंकिक प्रश्न पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो आज का ये क्लास पार्ट 1 का है, आज का क्लास यहीं तक। उसके बाद हम सेकेंड क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए